हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मैं आज आप सभी को मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम के जो आगे के सेक्शंस हैं वो इस वीडियो में कवर करूंगी। पिछले 2 वीडियोस में मैं इस अधिनियम के बारे में इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन क्लॉज कवर कर चुकी हूँ। सो यहाँ मैं सेक्शन 3 से बताऊँगी। सो सेक्शन 3 में जो मेन हेडिंग है वो बताया गया है कि सेवाओं के लिए अधिसूचना, पदभेद अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी, ठीक है, और इनके लिए नियत की गई समय सूचना के बारे में अधिसूचना कौन जारी करेगा। सो राज्य सरकार बताएगी। बेसिकली जो ये सेक्शन है, सेक्शन 3, इसमें सारे काम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट का कार्य है कि वो टाइम टाइम पर नोटिफाई करेगी सर्विस के बारे में, कि सर्विस कैसे प्रदान करनी है उसके बारे में नोटिफाई करेगी। किस किस को करेगी? प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी, पदविहित अधिकारी, और इनकी निश्चित समय सीमा भी तय करेगी, और जिन पर यह अधिनियम लागू होगा वो उनके लिए भी करेगी। तो सारे काम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। दूसरा ये है कि जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 है, उसमें ये बताया गया है कि जो राज्य सरकार है, इसमें भी राज्य सरकार ही कर रही है। जो राज्य सरकार है वो समय समय पर उन सेवाओं के लिए भी अधिसूचना जारी करेगी जिनको कि मान्य अनुमोदन के उपबंध लागू होते हैं। तो मान्य अनुमोदन हम सेक्शन 2B में पढ़कर आए हैं कि इसके अंतर्गत व्यक्ति का इंटरवेंशन नहीं आता, व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं आता, इसमें पदविहित पोर्टल के द्वारा कार्य होता है। तो उसको भी राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचना जारी करेगी जिनको कि मान्य अनुमोदन के उपबंध लागू होते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है। वैसे अगर हमें याद करना है तो हमें सिर्फ हेडिंग याद होनी चाहिए सेक्शन 3 की, और उसके अंतर्गत कार्य कौन कर रहा है, तो कार्य कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। तो सिर्फ इतना याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 4, ठीक है। तो सेक्शन 4 में क्या बताया गया है कि जो निश्चित की गई समय सीमा है उसके अंतर्गत कार्य कराने का अधिकार, ठीक है। तो अब जो निश्चित की गई समय सीमा है ना, उसके भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार वो व्यक्ति रखता है जो पात्रता रखता है। इसके अंतर्गत आएगा कि सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पदभेद अधिकारी सेवा प्रदान करेगा निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत, और जो अधिसूचित सेवा को प्राप्त करने की पात्रता रखता है ऐसे व्यक्ति को निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत सूचना दी जाएगी। ये बात सेक्शन 4 में कवर की गई है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 थोड़ा सा लॉन्ग है, मैं धीरे धीरे करके इसके सारे प्रोविज़न बताऊंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 5 में ये बताया गया है, सारा प्रोसीजर बताया गया है कि अब मतलब सेक्शन 4 में हमने पढ़ा कि सेवा प्राप्त करने का अधिकार है उस व्यक्ति का, लेकिन अब हम सेक्शन 5 में पढ़ेंगे कि वो सेवा प्रदान कर कैसे रहे हैं, ठीक है। उसका एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान करना कैसे, तो देखिए सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो सेवा प्राप्त करना चाहता है तो वो पदविहित अधिकारी को आवेदन करेगा। पदविहित अधिकारी को कर सकता है, अगर वो नहीं है तो प्राधिकृत अधिकारी को कर सकता है, जो कि पदविहित अधिकारी के सबऑर्डिनेशन, उसके अधीनस्थ में जो उससे छोटा है उसके अंडर कार्य करता है, उसको भी कर सकता है। या स्टेट गवर्नमेंट जिस व्यक्ति को अथॉरिटी प्रदान करे उस व्यक्ति को भी कर सकता है, ठीक है। फिर इनका कार्य क्या होगा, फिर जो पदविहित अधिकारी है वो क्या करेगा, उसके अनुमोदन को, उसकी जो एप्लीकेशन है उसके आवेदन को, उस व्यक्ति के आवेदन को स्वीकार कर लेगा और उसको अधिसूचित करेगा, ठीक है। और उस व्यक्ति का टाइम पीरियड भी स्टार्ट हो जाएगा जब से उसने आवेदन दे दिया है। अब उसकी निश्चित समय सीमा स्टार्ट हो गई कि उसके अंतर्गत उसका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 में क्या होगा कि जो पदविहित अधिकारी है उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो एक निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत उस व्यक्ति का कार्य कर देगा, या फिर उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर देगा, उसके आवेदन को निरस्त कर देगा। उसके पास 2 ही ऑप्शन है, और जब वो निरस्त करेगा तो उसका लिखित में कारण लिख कर देगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और उस व्यक्ति को अधिसूचित भी करेगा, मतलब सूचना जारी करेगा, उसको बता देगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 का सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 3 में क्या बताया गया है कि जो पदविहित अधिकारी है
वो निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत कार्य करने में असफल हो जाता है, कार्य कर नहीं पाता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो मान्य अनुमोदन है, ठीक है, और जो पद विहित पोर्टल है, ठीक है, तो उसके द्वारा उस कार्य को किया जाएगा और उसकी कानूनी वैधता वही होगी जो पद विहित पोर्टल जो पद विहित अधिकारी है उसके अनुमोदन की होती, उसके अनुमोदन के समान ही इसकी वैधता मानी जाएगी। अब इसके अंतर्गत अर्थात मतलब ये है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा बता रही हूँ कि सेक्शन 5 का सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि जो पद विहित अधिकारी है वो अपना कार्य करने में असफल हो जाता है, तो अब कोई दूसरा ऑप्शन तो निकालना पड़ेगा ना कार्य करने का। अगर वो कार्य नहीं कर पा रहा है तो दूसरा ऑप्शन वो है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पद विहित पोर्टल, पोर्टल में क्या था, पोर्टल में था कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है जिसके माध्यम से सेवा प्रदान की जाएगी सामने वाले व्यक्ति को। तो उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर वो असफल हो जाता है ना, तो ऐसी सेवा के लिए मान्य अनुमोदन और पद विहित पोर्टल द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। उसका जो कार्य है वो पद विहित पोर्टल के द्वारा किया जाएगा और मान्य जो अनुमोदन है उसकी कानूनी वैधता वही होगी जो पद विहित अधिकारी द्वारा किए गए कार्य के अनुमोदन की होती, उसी के समान होगी। ठीक है, कुछ अलग नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 5 के सबसेक्शन 4 में ये बताया गया है कि जो सेक्शन 6 है और सेक्शन 7 है इनके प्रोविज़न इस पर आकर्षित नहीं होंगे। मतलब सेक्शन 6 में क्या बताया गया है, अपील बताई गई है, सेक्शन 7 में पेनल्टी बताई गई है जो कि यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इस सबसेक्शन के जो प्रोविज़न हैं उन पर सेक्शन 6 और 7 के प्रोविज़न आकर्षित नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला है सेक्शन 5 का सबसेक्शन 5। ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने कपट पूर्वक और मिथ्या जानकारी देकर अर्थात झूठी जानकारी देकर सेवा प्राप्त कर भी ली है, तो अगर जैसे ही पद विहित अधिकारी को पता चलेगा तो वो उसकी सेवा को प्रतिसंग्रहित कर देगा, रिवोक कर देगा, ख़त्म कर देगा जो भी उसने प्रदान की है। सो सबसेक्शन 5 कंप्लीट हो गया। ये सबसेक्शन 5 का प्रोसीजर है कि अब किसी व्यक्ति को सेवा चाहिए तो उसे इस तरीके का प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि सबसे पहले वो पद विहित अधिकारी को एप्लीकेशन देगा। ठीक है, एप्लीकेशन देगा, पद विहित अधिकारी को देगा, उसके सबऑर्डिनेट कार्य करने वाले अधिकारी को दे देगा, नहीं तो राज्य सरकार जिस व्यक्ति को अथॉरिटी प्रदान करेगी उसको दे देगा। फिर वो पद विहित अधिकारी के पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वो उसका कार्य कर दे या उसकी एप्लीकेशन को निरस्त कर दे। अब अगर उसकी एप्लीकेशन को निरस्त करेगा तो फिर उसके लिए उसको कारण लिख के देना पड़ेगा रीजनेबल, और सामने वाले व्यक्ति को अधिसूचित भी करना पड़ेगा। और यदि वो उसका कार्य करने में असफल हो जाता है तो जो मान्य अनुमोदन है उसके द्वारा उसका कार्य किया जाएगा पद विहित पोर्टल के द्वारा, और उसकी वैधता, कानूनी वैधता वही होगी जो पद विहित अधिकारी की होती, और इस पर सेक्शन 6 और 7 के प्रोविज़न आकर्षित नहीं होंगे। नेक्स्ट, अगर किसी व्यक्ति ने कपट द्वारा कार्य करा भी लिया है तो पद विहित अधिकारी उसको रिवोक कर देगा। तो ये कुल मिला के इसका सारांश है। सो हम सेक्शन 6 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 6 में अपील के प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है, सो अपील के प्रावधान कब आते हैं? जब व्यक्ति व्यथित होता है, ये उसके पास उपचार की तरह यूज होते हैं। ठीक है, कि उसके पास कोई उपचार तो है अपील करने का। ठीक है, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति है जिसने सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग उसका आवेदन निरस्त कर दिया पद विहित अधिकारी ने, और जो निश्चित टाइम पीरियड था उसके अंतर्गत उसको सेवा प्रदान नहीं की, उसका कार्य ही नहीं किया। अब वो व्यक्ति दुखी हो गया, निराश हो गया, व्यथित हो गया। फिर उसको नज़र आया कि सेक्शन 6 के अंतर्गत मुझे अपील का प्रावधान है, मैं तो अपील कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसने सोचा अपील करना है। तो जैसे ही उसको पता चला कि उसका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया है, सेवा उसको प्रदान नहीं की है, तो उस तारीख से 30 दिन के अंतर्गत
वो अपील करेगा प्रथम अपील अधिकारी को। ठीक है। सो अब प्रथम अपील अधिकारी का कार्य क्या हुआ? प्रथम अपील अधिकारी का कार्य होगा कि वो देखेगा कि सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग पदविहित अधिकारी ने उसका कार्य क्यों नहीं किया, उसके आवेदन को क्यों निरस्त कर दिया। तो इस सब चीज़ के लिए प्रथम अपील अधिकारी रिकॉर्ड मंगवाएगा, रिकॉर्ड चेक करेगा। ठीक है। तो ये बात जो सेक्शन 6 है उसके सबसेक्शन 1 के प्रोविजियो में बताई गई है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? रिकॉर्ड मंगवाने के बाद सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि जो प्रथम अपील अधिकारी है वो पदविहित अधिकारी को ऑर्डर देगा कि तुम उस व्यक्ति का कार्य करो, उसको सेवा प्रदान करो निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत। ठीक है। या फिर उसकी अपील को निरस्त कर देगा। मतलब हर किसी के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो काम करवा दे या काम नहीं करवाए। ठीक है। तो वो ऑर्डर दे देगा काम करने का, और नहीं तो उसकी अपील को निरस्त कर देगा। चलो, अब उसने क्या किया? ऑर्डर दे दिया। ठीक है। अब हम पहुंच गए नेक्स्ट सबसेक्शन 2A में। ठीक है। 2A में क्या बताया गया है कि अब ऑर्डर तो दे दिया उसने कार्य करने का, लेकिन अब बात आती है सेकेंड अपील अधिकारी की। ठीक है। सो सेकेंड अपील अधिकारी की बात आती है तो क्या होता है कि इसमें अब अपील की सुनवाई के दौरान, ठीक है, अब प्रथम अपील अधिकारी ये पाता है कि जो आवेदक द्वारा समस्त जो भी आवेदन करने की जो भी सफिशिएंट ज़रूरतें थीं उस आवेदक ने सारी पूरी की हैं, सही से आवेदन किया था, उसकी तरफ से कोई गलती नहीं है। ठीक है। उसने सही तरीके से निश्चित समय के भीतर सारी कुछ चीज़ें की थी, लेकिन इन्होंने ही सही टाइम पीरियड के अंतर्गत उसको सेवा उपलब्ध नहीं कराई। ठीक है। और उसके आवेदन को रद्द कर दिया और कोई कारण भी नहीं दिया। ठीक है। तो फिर द्वितीय अपील अधिकारी को पदविहित अधिकारी पर सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग पेनल्टी देने का निर्देश दे देगा। कौन? प्रथम अपील अधिकारी, क्योंकि बात प्रथम अपील अधिकारी की चल रही थी। तो प्रथम अपील अधिकारी क्या कर रहा है कि सेकेंड अपील अधिकारी को ये निर्देश दे रहा है कि आप सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग पदविहित अधिकारी को पेनल्टी लगा दीजिए उस पर, क्योंकि उसने उस व्यक्ति का काम सही टाइम में नहीं किया है या किया ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब जो प्रथम अपील अधिकारी है, अब क्या होगा कि द्वितीय अपील अधिकारी के विनिश्चय की तारीख से 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील की जा सकेगी। ठीक है। अब मतलब ये है कि अभी प्रथम अपील अधिकारी को 30 दिन के अंतर्गत अपील की थी, लेकिन व्यक्ति को ज़्यादा ही व्यथित है तो वो सेकंड अपील अधिकारी को 60 दिन के भीतर अपील कर सकता है। ठीक है। सो हम सेक्शन 6 का सबसेक्शन 3 पढ़ रहे थे, जिसमें ये बताया गया था कि जो प्रथम अपील अधिकारी है उसने जो भी विनिश्चय किया है, अब उसके आदेश के विरुद्ध सेकंड अपील भी की जा सकती है। 60 दिन के भीतर सेकंड अपील प्राधिकारी को की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसके प्रोविजियो में बताया गया है कि जो सेकंड अपील प्राधिकारी है ना, वो ये देखेगा प्रथम अपील अधिकारी ने कार्य का विनिश्चय क्यों नहीं किया, अपील को रद्द क्यों कर दिया या मामले को लंबित क्यों छोड़ा। इसके लिए वो रिकॉर्ड मंगवाएगा। कौन? सेकंड अपील प्राधिकारी रिकॉर्ड मंगवाएगा। उसके बाद वो सबसेक्शन 4 के तहत क्या करेगा? जो सेकंड अपील प्राधिकारी है वो या तो जो अपील आई है सेकंड अपील उसको रद्द कर देगा, या फिर पदविहित अधिकारी को आदेश देगा कि तुम इस कार्य को करो, इस को निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत सामने वाले व्यक्ति को सेवा प्रदान करो। ठीक है। उसके बाद ये 4A में बताया गया है, सबसेक्शन 6 के सबसेक्शन 4 के क्लॉज ए में बताया है ये बात कि वो आदेश देगा पदविहित अधिकारी को कि तुम सेवा प्रदान करो। कौन देगा? सेकंड अपील प्राधिकारी देगा। उसके बाद क्या होगा कि सेकंड अपील प्राधिकारी जो पदविहित अधिकारी उसको आदेश दे रहा है, अब उसको आदेश देने के साथ साथ
सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग पेनल्टी भी लगा रहा है कि तुमने उसकी अपील को निरस्त क्यों किया या उसका जो काम है वो देर से क्यों किया, इसके लिए वो पेनल्टी लगा रहा है पदवेद अधिकारी के ऊपर। अब पदवेद अधिकारी जो स्टार्टिंग का ऑफिसर है जिसको कार्य करना चाहिए था, वो कार्य करने में असफल रह गया है या उसने उस व्यक्ति के आवेदन को निरस्त कर दिया है, इसीलिए उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है। अभी यहाँ तक हमने ये प्रोसीजर पढ़ लिया कि जो पदवेद अधिकारी है वो काम नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट में हम प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर देंगे। अब प्रथम अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध हम सेकंड अपील अधिकारी को, सेकंड अपील प्राधिकारी को अपील कर देंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं ये लोग, ये बता रहे हैं सेक्शन 6 के सबसेक्शन 5 में बता रहे हैं कि जो सेक्शन 5 था ना उसके सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, मतलब पदवीध अधिकारी अगर कार्य नहीं करता है ना तो जो निराश व्यक्ति है, जो व्यथित व्यक्ति है, जिसका कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसको सेवा प्रदान नहीं की जा रही है, वो डायरेक्ट अपील भी कर सकता है। अभी वो थोड़ा घूम घूम के आ रहा है ना, अब फिर वो डायरेक्ट अपील भी कर सकता है, ये बताया गया है सबसेक्शन 6 के सबसेक्शन 5 में, 5 के ए में बताया गया है। और उसकी अपील वैसे ही मानी जाएगी जैसे प्रथम अपील अधिकारी को हो रही है। तो वो मतलब प्रथम अपील अधिकारी को डायरेक्ट सीधे आवेदन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 5 के क्लॉज बी में बताया गया है कि यदि पदवीध अधिकारी सबसेक्शन 6 की उपधारा 2 के अधीन भी सेवा प्रदान करने का आदेश पालन नहीं करता, मतलब जब उसको ऑर्डर दिया गया है कि तुम करो, वो तब भी सेवा प्रदान नहीं करता है, तो फिर जो व्यथित व्यक्ति है ना वो डायरेक्ट द्वितीय अपील प्राधिकारी को एप्लीकेशन दे सकता है, आवेदन कर सकता है, और उसका विनिश्चय ऐसे ही होगा जैसे द्वितीय अपील प्राधिकारी कर रहा है। तो ये डायरेक्ट कार्य करने के प्रोविज़न बता दिए गए हैं। और जो प्रथम अपील अधिकारी है और जो द्वितीय अपील प्राधिकारी है उसको जो शक्तियाँ हैं वो सिविल न्यायालय की प्राप्त होंगी, सिविल न्यायालय की सारी शक्तियाँ उनमें निहित होंगी। ये सारे काम सिविल के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रिमिनल कोई नज़र नहीं आ रहा है, काम नहीं कर रहा है तो पेनल्टी लगा रहे हैं, तो सारे काम सिविल के ही होंगे। जैसे कि दस्तावेजों को प्रकट करो, ठीक है, निरीक्षण की अपेक्षा करेंगे, जाके निरीक्षण करेंगे, जो पदवीध अधिकारी है या फिर अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करेंगे। तो ये सारी कार्रवाई जो है ना वो सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत ही की जाती हैं। सो सिविल प्रोसीजर की, सिविल प्रक्रिया संहिता की सारी शक्तियाँ पदवीध अधिकारी, ये प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील अधिकारी को प्रदान होंगी। सो सेक्शन 6 यहाँ पर कवर हो गया, जिसमें अपील के प्रोविज़न बताए गए हैं, ठीक है। एक बार मैं शॉर्ट में इसको समाप्त कर दूंगी। सबसे पहले, अगर जो व्यथित व्यक्ति है उसका पदवीध अधिकारी ने कार्य नहीं किया है या कार्य करने में असफल हो गया है या फिर बहुत लंबे टाइम तक पेंडिंग रखा है और उसकी आवेदन को निरस्त कर दिया है और कोई रीज़न भी नहीं दिया है, तो उससे व्यथित होकर वो 30 दिन के अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी को आवेदन कर देगा। अब प्रथम अपील अधिकारी क्या करेगा, या तो उसकी अपील को निरस्त कर देगा या पदवीध अधिकारी को ऑर्डर दे देगा कि तुम कार्य करो, ठीक है। उसके बाद अगर वो नहीं करता है कार्य, ठीक है, तो उसके बाद सेकंड अपील अधिकारी को ऑर्डर दे देगा प्रथम अपील अधिकारी कि जो पदवीध अधिकारी है ना उसको पेनल्टी लगा दो, ठीक है। तो सेकंड अपील अधिकारी क्या करेगा कि रिकॉर्ड मंगवाएगा, चेक करेगा और देखेगा, ठीक है। तो फिर जो प्रथम अपील अधिकारी है ना उसके आदेश के विरुद्ध भी सेकंड अपील अधिकारी को 60 दिन के भीतर अपील की जा सकती है, ठीक है। फिर वो भी रिकॉर्ड मंगवाएगा, चेक करेगा, देखेगा, उसके बाद आदेश कर देगा पदवीध अधिकारी को, और पदवीध अधिकारी को पेनल्टी भी लगा देगा कि तुमने काम नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद बस यही प्रोविज़न बताए गए हैं। उसके बाद वो व्यक्ति जो है ना वो डायरेक्ट प्रथम अपील अधिकारी को आवेदन कर सकता है और डायरेक्ट सेकंड अपील अधिकारी को भी आवेदन कर सकता है, और इनमें सिविल न्यायालय की शक्तियाँ निहित होंगी। तो सेक्शन 6 यहाँ पर कवर हो गया। अब बाकी के सेक्शंस में सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, क्योंकि ये थोड़ी लंबी हो जाएगी फिर, हाँ, तो देखते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सेक्शंस कवर कर दूँगी मैं, थोड़े लॉन्ग हैं तो इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग।